पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा को लेकर जो है आज कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमार सहरसा पहुंचे, जहां यात्रा के दौरान जो है काफ़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदयात्रा जो है बनगांव से शुरू होकर सहरसा मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान काफ़ी संख्या में युवा अपने हाथ में जंजीर पहने और थाली पीटकर सरकार का विरोध जताते नजर आए और इस दौरान जो है घुड़सवार भी मौजूद रहे और घुड़सवार भी जो है यादगार बनाने में सफल हुए। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। खास बात यह थी कि उनके पदयात्रा में एक भी महिला जो है कार्यकर्ता नज़र नहीं आई। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक भी महिला कार्यकर्ता जो है नज़र नहीं आ रही है और यात्रा के दौरान जुलूस में शामिल युवाओं ने सरकार का विरोध जताते हुए कहा कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में जो सेना में भर्ती हुई थी, जिसमें 64 लाख अभ्यर्थी सेना का हिस्सा हुए थे, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, लेकिन सरकार युवाओं को 2 साल तक बरगलाती रही। आप तस्वीर में देख सकते हैं यही युवा सब है जो सेना में जो है भर्ती हुई थी। 2019 से लेकर 21 तक के अभ्यर्थी शामिल आए। क्या कहते हैं एनएसयूआई के नेता कांग्रेस हमारे कन्हैया कुमार नेता सदा जी ने आपको बताया कि कोसी के बालू खनन पर भी सरकार ने रोक लगा दी और जो टैक्स की छूट मिला करती थी इस इलाके के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, निवासियों को, उसका कोई लाभ और सरकार को नहीं मिल पाता है। जबकि नौजवान साथी ने आपको बताया कि बाढ़ की समस्या भी उसी तरह की है। बाढ़ जब आती है तो लोग प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं और दूसरा बाढ़ क्षेत्र होने के चलते, डूब क्षेत्र होने के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधारभूत संरचना की भारी कमी है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। तो स्वाभाविक रूप से जब शिक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी तो लोगों को अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह पलायन करना पड़ेगा। और आप बिहार के किसी भी इलाके में जाएं, चाहे आप दरभंगा, मधुबनी जाएं या आज हम लोग जो है सहरसा में चल रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ से बड़े पैमाने पर पलायन होता है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इन इलाकों से बड़े पैमाने में पलायन होता है। और ये पलायन जो है वो इच्छा से नहीं होती, मजबूरी में। और कल रात जो है हमारी यात्रा जब प्रवेश कर रही थी सहरसा डिस्ट्रिक्ट की सीमा में, तो हम लोग जो है महेसी में रुके। आज सुबह जो है मंदिर गए थे और कल जो है वो जो बाबा कुटीर है वहाँ पर थे। बनगांव में जो है भगवती स्थान में हमारी एक सभा हुई, तो वहाँ के लोगों ने भी कहा कि ये इलाके का एक बहुत ही विकसित गांव है, लेकिन स्थिति ये है कि घरों में आपको कोई नौजवान इंसान नहीं मिलेगा, या तो बूढ़े हैं या बच्चे हैं। और उन्होंने कहा कि इतना सभ्य गांव है, कभी हमारे यहाँ चोरी की कोई घटना नहीं होती थी, लेकिन अब इधर जो है अपराध की घटना बढ़ी है। तो प्रश्न ये है कि सरकार जो दावा करती है कि सुशासन है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है। आंकड़ा तो कह रहा है कि अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। यहाँ मतलब जाके पैर न फटे विवाही वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो पीड़ित लोग हैं वो आकर के अपनी बात रख रहे हैं। जैसे मखाना के किसानों ने जो है ये बात कही कि नाम हो गया है दुनिया भर में, क्योंकि 90% से ज़्यादा मखान जो है वो इसी इलाके में उगता है पूरी दुनिया में। लेकिन किसान को क्या मिल रहा है? सुपर फूड बन गया है तो सारा मुनाफा जो है वो तो बिचौलियों को मिल रहा है। किसान तो जो है उसी परिस्थिति में जीने को विवश है। और कितना कठिन है मखान की खेती करना, कितना मुश्किल है, कितना जो है उसमें मेहनत लगता है, लेकिन जिस अनुपात में उनको मुनाफा मिलना चाहिए वो लाभ किसान को नहीं मिल रहा है। बिचौलिए जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह से कल जब हम लोग मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग के जो कलाकार थे उनसे मिल रहे थे, तो उन्होंने भी इसी से मिलती जुलती बात कही कि खूब नाम हो गया है मिथिला पेंटिंग का, डिमांड भी है ग्लोबल मार्केट में, अमेरिका और यूरोप में, लेकिन हमारे पास चूँकि कनेक्टिविटी नहीं है, हम जो है मार्केट से जो है बाज़ार से सीधे तौर पे जुड़े हुए नहीं हैं, तो मुनाफा का बड़ा हिस्सा जो है वो बिचौलियों को मिलता है। और जो एक्चुअल कलाकार हैं, जो बनाने वाले हैं, उनको जो है ज़िंदगी जीना आज भी मुश्किल हो रहा है। तो हमारी कोशिश भर ये इतनी है कि इस यात्रा के माध्यम से बिहार के अलग अलग इलाके के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको उठा सकें। जैसे हमारी यात्रा जब आ रही थी जिला कांग्रेस कमेटी, तो रोड पे ही जो है फाटक पड़ा, रेलवे फाटक। हमने कहा कि एकदम ज़िले के जो है मुख्य मतलब बीचों बीच ये फाटक है, स्वाभाविक रूप से जो है यहाँ भयंकर जाम लगता होगा। अब ऐसा आपको कहीं रेयर ही देखने को मिलेगा
कि शहर के बीच में अगर कहीं रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा हो तो हर जगह ओवरब्रिज बन गया है, फ्लाईओवर बन गया है। हम देखें कि सहरसा में जो है अभी तक फ्लाईओवर नहीं बना है। तो फिर हमने पूछा तो लोगों ने कहा कि घंटों जाम लगता है, बहुत भयानक जाम की समस्या है और सब कुछ हो चुका है। मतलब शिलान्यास भी हो गया, उसका क्रेडिट लेने का आपाधापी भी हो गया, हम बनवाए तो हम बनवाए, और इसका भी हालत वही है दरभंगा के एम्स की तरह कि दरभंगा का एम्स बना भी नहीं और लोग जो है उसकी वाहवाही लूटना शुरू कर दिए। तो ये जो हमारी स्थिति है कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, इतनी शानदार जो है हमारी परंपरा और संस्कृति है, हमारा वर्तमान इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है और इस वर्तमान को बदले बिना हमारा भविष्य सुंदर नहीं हो सकता है। तो इस यात्रा के माध्यम से राजनीति से इतर हमारी कोशिश यही है कि जो लोग प्रभावित हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस ऑफ अनहर्ड, उन लोगों की जो है आवाज़ जो है यात्रा बन सके। और एक बार पुनः आप सब लोग इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। यात्रा से संबंधित अगर कोई प्रश्न होगा तो हम लोग यथासंभव जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कन्हैया कुमार की भाषण क्या कह रहे हैं, और ये सब हैं सेना के जो है भर्ती अभियुक्त जो है, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थियों का जो है चयन हुआ था, लेकिन सरकार जो है युवाओं को 2 साल तक बरगलाती रही और 2 साल बाद अग्निवीर योजना लाकर पुरानी भर्ती प्रक्रिया जो है निरस्त कर दी है। वही सेना में भर्ती हुए छात्र हैं जो सफल हर चीज़ में हासिल किए, लेकिन 2 साल बाद जो है अग्निवीर योजना लाकर जो है पुरानी भर्ती को जो है ख़त्म कर दी गई है। इससे युवाओं की क्या गलती है? 2 साल से दर की ठोकरें यह युवा सब खा रहे हैं। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं, यही युवा है जो सेना में भर्ती हुए थे और भर्ती के दौरान जो है 2 साल तक इन लोगों को जो है पेंडिंग रखा गया, सेना भर्ती में पेंडिंग रखा गया। ये वही सेना लोग हैं जिन्होंने 2019 से लेकर 21 तक जो है भर्ती हुई थी और सरकार जो इन लोगों को निरस्त कर दिया गया। ये क्या कहते हैं सुनते हैं। कुछ कहेगा ही, क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है, मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ, उस पार्टी का अपना एक इतिहास है, उस पार्टी की अपनी संस्कृति परंपरा है, उसकी अपनी विचारधारा है। तो स्वाभाविक रूप से जो उससे असहमत होंगे उस पर सवाल उठाएंगे, और हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी की विचारधारा हमको यही सिखाता है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। सहमत और असहमत का अधिकार लोकतंत्र में सबके पास सुरक्षित है। तो विपक्ष जो कहना चाहते हैं वो कहें, और हम उसको सफाई में नहीं, बस एक स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह यात्रा एक जो है महान और चुनौतीपूर्ण उद्देश्य लेकर के चल रही है। तो इसमें हमारे दिमाग में कोई इफ और बट नहीं है। हमें आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज़्यादा किसी को कम कहना। हम किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी या विचारधारा पे उंगली नहीं उठा रहे। हम सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि हर विचारधारा, हर पार्टी, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र का लोग यह स्वीकार कर रहा है कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हर कोई स्वीकार कर रहा है तो फिर इस पर सामूहिक प्रयास क्यों नहीं? राजनीति और चुनाव से इस यात्रा का इतना ही संबंध है कि अभी जो हमने शुरुआत की है ये यहाँ रुकने वाली है नहीं। कल को हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ने का मतलब हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम एनजीओ तो नहीं है ना, चुनाव तो लड़ेंगे। तो हमारी पार्टी भी मजबूर हो, समझिए इस बात को, कि घोषणा पत्र में, चुनावी एजेंडे में इस सवाल को सबसे प्रमुखता से रखा जाए। तुम और हम कहते हैं पहले आप में जो है ट्रेन ही ना छूट जाए, तो हम ही लोग ये शुरुआत करते हैं। फिर जो है जब हम महागठबंधन में रहेंगे, सहयोगी दल भी उस सवाल को उठाएं, फिर विपक्ष भी उस सवाल को उठाएं। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। कई बार ना जरूरी चीज़ पर साहसपूर्ण तरीके से बोलने की ज़रूरत होती है। कोई एक बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे पूरा समाज उस पर बात करने लगता है। मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। सबसे पहले महिलाओं को नगद डायरेक्ट कैश देने का प्लान कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में घोषणा की। उसका दबाव ये हुआ कि शिवराज जी की सरकार थी, शिवराज जी चूँकि सरकार में थे, इमीडिएटली उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी वो परिपाटी बनी है राजनीति की कि हर चुनाव में इस बात की घोषणा होती है कि महिलाओं को कितना नगद डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए। राजनीति में कई बार नकारात्मकता को छोड़ करके एक सकारात्मक पहल करने की जरूरत है। 14 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है। हम पूरे देश में जा कर के जो है अपना श्रम दे रहे हैं और हर तरह का काम कर रहे हैं।
उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम भी बिहारी है और वहाँ का ठेला चलाने वाला भी बिहारी है। तो स्किल की कोई कमी है नहीं। इतिहास उठा करके देख लीजिए। अभी हमने कहा कि सहरसा का कितना गौरवशाली इतिहास है। शंकराचार्य को ही मंडन मिश्र जी ने परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में। तो न ज्ञान की कमी है, न स्किल की कमी है, न इतिहास से जो है प्रेरणा की कोई कमी है। तो हम आज इस स्थिति में फंसे हुए क्यों हैं? फंसे हुए इसलिए हैं कि राजनीति का विमर्श नकारात्मक हो। उस राजनीति के विमर्श को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश है। और इस पर बोलेगा कौन? जो प्रभावित होगा। वो क्यों बोलेगा? जिसको राजनीतिक नकारात्मक राजनीति से लाभ होगा तो नकारात्मक राजनीति करेगा। वो ध्रुवीकरण की राजनीति करेगा, वो नफरत की राजनीति करेगा, क्योंकि उसी से जो है वोट के कैलकुलेशन में वो चुनाव जीत रहा है। लेकिन समाज का इससे भला नहीं। हकीकत ये है कि सरकार का, आपने एक आंकड़ा बताया 3000 से कम। मैं दूसरा आंकड़ा बताता हूँ। मात्र 7% लोग बिहार में ग्रेजुएट हैं। हर घंटे किसी ना किसी महिला का एब्डक्शन हो रहा है, उसके साथ जो है ना क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है। और कल या परसों एक पत्रकार ने हमको कहा कि बिहार में रेवेन्यू नहीं है तो आप कीजिएगा कैसे? मुझे बहुत अजीब लगा। देखिए कि कैसा साइकी हमारा बना दिया गया है कि बिहार में कुछ है ही नहीं। और उसी सवाल का जवाब देते हुए हमने कहा कि पेट्रोल से प्यास तो नहीं बुझेगी। हर किसी को पेट्रोल से प्यास सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अदानी की बुझ सकती है। आम लोगों की प्यास तो पानी से ही बुझेगी। हमारे पास पानी का इतना बड़ा सोर्स है कि बाढ़ विभीषिका बनी हुई है। अभी इन्होंने कहा पानी की कमी नहीं है, पानी की अधिकता। तो पानी जब इतना बड़ा रिसोर्स है तो आप कैसे कहते हैं कि बिहार के पास रिसोर्स नहीं है? दूसरा, 90% और सुपर फूड है मखान। 90% मखान जो है सिर्फ बिहार में प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ जो है गन्ना में हम बहुत आगे थे, मक्का में हम बहुत आगे थे। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास एग्रेरियन प्रोडक्ट है, मतलब पानी है, खाना है। और सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? पहाड़ काट करके दशरथ मांझी ने ही तो रास्ता बनाया। श्रम, मजदूरी, मेहनत, मानव श्रम का जो है इतना बड़ा सेंटर ये है। तो सब कुछ होने के बावजूद हम पिछड़े क्यों हैं? हम पिछड़े हुए इसलिए हैं कि हमारे लिए जो नीति निर्धारण कर रहे हैं ना, उनके अंदर नियत की कमी है। नियत अगर हो कि हम जिस मिट्टी में पैदा लिए हैं, इस मिट्टी को हम बेहतर बनाएंगे। अब हम एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। सहरसा के ही बाकी गांव की तुलना में बनगांव बेहतर क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अफसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो गाँव आते हैं। गांव की व्यवस्था करते हैं। उनके गांव में चोरी होने लगी तो सब लोग, क्या सरकार ने सीसीटीवी कैमरा लगाया? क्या सब लोगों ने मिल करके, गांव के लोगों ने लगाया? तो सामूहिक प्रयास जब होगा तभी कोई परिवर्तन होगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। तो राजनीति के विमर्श में ये सवाल लाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम नकारात्मकता में नहीं फंस रहे हैं, किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम परेशानी नहीं समझ रहे हैं, हम समाधान की ओर जाना चाहते हैं। एक सवाल मैं जगह जगह पर गाजेबाजी के साथ घोड़ा सवार नौजवानों ने पदयात्रा को जो है यादगार बनाया। वहीं देर जो है दोपहर में कांग्रेस जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से जो है सेना में भर्ती हुए छात्रों का जो है हटा दिया गया था। और वही सेना है जो जिसका जो है रिजल्ट आने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हो पाए। और आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को जो है रख रहे हैं। क्या कहते हैं सुनिए। रख रहे अपनी मांग को लेकर कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। ना तो सरकार से हम उनकी कुर्सी मांग रहे हैं, ना तो उनसे भीख मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार, अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। बताइए, पैर में छाले पड़े हैं, लड़के बीमार पड़ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम आज देश के बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे होते हैं, हमारे हाथ में AK-47 LMG जैसे गन होता है, लेकिन ये फाइनल पोस्टर लेकर धोखे खा रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप लोगों से क्या मांगे क्या मांगे? 2019 से 21 के बीच में सेना में भर्ती हुई थी, जिसमें 64 लाख अभ्यर्थी सेना का हिस्सा हुए थे, भर्ती का हिस्सा हुए थे, जिसमें 1.5 लाख युवा पूर्ण रूप से चयन थे, जिन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। सरकार हम युवाओं को 2 साल तक बरगलाती रही, भ्रम में रखी थी अब आपकी ज्वाइनिंग होगी, अब आपकी भर्ती होगी। 2 साल बाद अग्निवीर योजना ला के हम सबकी पुरानी सारी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर देती है। बताइए इसमें क्या गलती, हमारा क्या कसूर है? जब हमने ईमानदारी पूर्वक भर्ती प्रक्रिया पास कर रखा था तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है सरकार? हम लोग 2 साल से डर की ठोकरें खा रहे हैं। सर मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ, मैं बिहार चंपारण का रहने वाला हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे उठाइए, क्योंकि हम भी आप ही के बच्चे हैं, आप ही के समाज से हम लोग भी आते हैं। पद यात्रा सुबह
8:30 बजे बनगांव से ध्वजातोलन के बाद जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक से शुरू होकर मिट्टोला, महावीर चौक, डीबी रोड, शंकर चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पे जो है पदयात्रा जो है शामिल हुई और साथ ही सभी जो है जितने भी सैनिक थे जिनको हटा दिया गया था, उन्होंने अपने हाथों में जंजीर और जाकर के थाली पीटते हुए सरकार का जो है काफ़ी विरोध प्रदर्शन किए और साथ ही बताए कि सरकार हम युवाओं को 2 साल तक जो है बरगलाती रही, लेकिन 2 साल बाद अग्निवीर योजना लाकर जो है पुरानी भर्ती को जो है खत्म कर दिया गया, जिससे हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या कहते हैं, सुनते हैं। पार्टिसिपेशन संख्या के आधार पे जितनी होनी चाहिए, आधी आबादी हैं वो, लेकिन आधी आबादी के तौर पे जो है वो हमारे साथ पदयात्रा में नहीं चलती है। वो आते हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपनी बात रखते हैं या ऑफिस में जहाँ यात्रा का विश्राम होता है उस जगह पे आकर के मिलते जुलते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन लगातार महिलाएं नहीं चल पाती हैं। और ये बात मैं जो है भारी मन से लेकिन ये स्वीकार करता हूँ कि राजनीति का स्पेस बहुत मर्दवादी है, बहुत मैस्कुलिन स्पेस है। धक्का धुक्की, फ़ोटो खिंचाना, चेहरा दिखाना, तो उसमें महिलाएं जो हैं अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेती हैं। लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर है कि महिलाएं आएँ, अपनी बात रखें। इसीलिए मुजफ्फरपुर में जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ऑटो चालक संघ जिसमें महिला ड्राइवर हैं उन लोगों ने आकर के अपनी बात रखी। दूसरा, आपने जो कहा कि यात्रा एक्चुअली हमारी यात्रा का ना 2 फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट है कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पैदल चलते हैं, तो मुख्यतः ये जो है